तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रैक इक्वेशन। ये वही ड्रैक है PAM ड्रैक, जिसने कि पॉजिट्रॉन को प्रेडिक्ट किया था, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रेडिक्शन दी थी उसकी, क्योंकि ये कुछ थ्योरी ड्राइव कर रहा था। उसमें दो एनर्जी स्टेट आई थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक को इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को करस्पॉन्ड करेगा, तो दूसरा 100% पॉजिट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसने प्रेडिक्शन दिया था कि पॉजिट्रॉन जो है एग्जिस्ट करता है, जिसे बाद में एंडरसन ने डिस्कवरी की थी पॉजिट्रॉन की 1930 के अराउंड, 1930 के अराउंड। तो उसी की ये ड्रैक इक्वेशन है। इससे पहले आपने क्या पढ़ी थी? क्लैन गॉर्डन इक्वेशन पढ़ी थी। और क्लैन गॉर्डन इक्वेशन क्या थी? रिलेटिविटी को इनकॉर्पोरेट किया था क्वांटम मैकेनिक्स में, यानी कि एक तरह से श्रोडिंगर इक्वेशन को रिलेटिविस्टिक बनाया था। तो ये भी उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। ड्रैक ने जो रिलेटिविस्टिक इक्वेशन को, उसने कहा था ड्रैक ने कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए टाइम में, सेकंड ऑर्डर नहीं होनी चाहिए, जैसे कि उसकी थी, क्लैन गॉर्डन की थी। और दूसरी बात है, क्योंकि आपका स्पेस और टाइम रिलेटिविटी में एक जैसे माने जाते हैं, सिमेट्रिकली माने जाते हैं। स्पेस बदलेगा तो टाइम भी बदल सकता है, टाइम बदल सकता है तो स्पेस भी बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि टाइम कांस्टेंट है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेस में भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको पता है कि जब स्पेस का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उसमें टाइम भी आता है। एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी आता है वहाँ पे, या एक्स प्राइम इज या एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम, ऐसा आता है ना। तो टाइम भी आता है। तो उस इक्वेशन को इजी बनाने के लिए एक तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए टाइम में। ये किसने कहा था? ड्रैक ने कहा था। तो फर्स्ट ऑर्डर कैसे हो सकती है? उसने कहा कि ये जो क्वांटिटी है ना, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4, ये वाली क्वांटिटी, ये किसी क्वांटिटी के परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट होनी चाहिए। तो ये स्क्वायर रूट में जो क्वांटिटी है, किसी क्वांटिटी का क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर जो हमने क्वांटिटी लिखी थी, आपने क्लैन गॉर्डन इक्वेशन आपने पढ़ी हो, बताओ, जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी, उसमें दिया गया था, उसमें लिया गया था H इज इक्वल टू, ये लिखा था H इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। क्यों? क्योंकि रिलेटिविटी में होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4, ये होता है रिलेटिविटी में। तो वो ये, और एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है? हैमिल्टोनियन। तो इसलिए हैमिल्टोनियन ये लिया गया था, और ये माना गया कि ये जो क्वांटिटी है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अगर किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर होगी और हम इसे स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, तो जो क्वांटिटी मिलेगी स्क्वायर रूट के अंदर लिखने पे, वो कोई एक सिंगल क्वांटिटी मिल जाएगी, स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो उन्होंने एक क्वांटिटी ऐसी ली जिसका परफेक्ट स्क्वायर माना, और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करी। अच्छा, मैं जरा ऑफ कर देता हूँ, फ्लाइट मोड में लगाना भूल जाता हूँ, मैं फ्लाइट मोड में लगा देता हूँ जरा। और उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करी स्पेस और टाइम में, जो कि क्या कहलाई? ड्रैक इक्वेशन कहलाई। इसमें लीनियर इन पी का मीन्स, हमने लीनियर इन पी उस नोट्स में मैंने यूज़ किया, अभी नोट्स जो आपको दिखाए थे, कि वो इक्वेशन पी में लीनियर होनी चाहिए। तो लीनियर का सेंस हमने लिया गया कि फर्स्ट ऑर्डर इन पी होनी चाहिए, मोमेंटम। और पी क्या होता है? आई माइनस आई एच क्रॉस डेल। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल एस पी मस्ट मीन्स इसे डेल को इन्वॉल्व करना चाहिए बस। तो ड्रैक ने क्या किया, अब देखते हैं। उसने क्या कहा? उसने कहा ये जो क्वांटिटी है
एच स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ये दिस पी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर C4, this can be taken as the perfect square of certain quantity। तो कौन सी सर्टेन क्वांटिटी ली गई? जो ब्रैकेट में लिखी है ये, हमने मानेगा कि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है सपोज। और इसके पीछे भी लॉजिक है, मैथमेटिशियंस को पता लग जाता है कि हमें किस फॉर्म में लेना चाहिए। और सी अल्फा 1 पी एक्स सी प्लस सी अल्फा 2 पी वाई प्लस सी अल्फा 3 पी जेड। अल्फा 1 को अगर अल्फा एक्स समझ लो तो जगह अल्फा एक्स पी एक्स, अल्फा 2 को अल्फा वाई समझ लो प्लस अल्फा वाई पी वाई, अल्फा 3 को अल्फा जेड का समझ लो तो अल्फा जेड पी जेड। तो एक तरह से अल्फा डॉट पी हो गया ये, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड क्या होता है? ए डॉट बी। तो दिस इज नथिंग बट अल्फा डॉट पी और प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर, टर्म लिख ली। या मैंने लिख भी दिया इक्वेशन नंबर 22 में, देखिए लिख दिया यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 22 में दिखा भी रखा है कि इसे इस फॉर्म में भी मान सकते हैं, अल्फा एक्स बीटा अल्फा एक्स पी पी एक्स प्लस अल्फा वाई पी वाई इस तरह का प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? ये ऐसे हो गई, इक्वेशन नंबर 23 डाल दिया ऐसे। और यहाँ लिख भी दिया है मैंने ना, समझा भी दिया है, वेर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड। और बीटा जो है ये नंबर नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन में आ रही है। किसकी इक्वेशन में आ रही है? ऑपरेटर की इक्वेशन में आ रही है, एच की इक्वेशन में आ रही है। और ऑपरेटर जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक इक्वेशन होती है, इसमें जो ए टी का फॉर्म होगा वही यू का होगा वही v का होगा। डायमेंशंस मान लीजिए, जो डायमेंशंस मानते थे हम, डायमेंशनल एनालिसिस करते थे, विमीय समीकरण निकालते थे, विमाएँ निकालते थे। तो जो ए टी की विमा होगी वही यू की होगी, वही विमा क्या होगी? वी की। आइडेंटिकल क्वांटिटीज़ को ऐड किया जाता है, आइडेंटिकल क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं? यूनिट्स को क्या किया जाता है? सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसी तरह से यहाँ जो अल्फा बीटा होंगे वो क्या होंगे? मैट्रिसेस होंगी और स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी। तो अब इस हैमिल्टोनियन जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन नंबर 23 से आपको मिल गया है, इसके करस्पॉन्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी? या वेव इक्वेशन? वेव इक्वेशन होती है आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू एस आई। क्या होती है वेव इक्वेशन? वेव इक्वेशन होती है आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू एच साई, एच ऑपरेटर है। तो ये कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो ये हो गई आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी। और एच क्या था? एच इक्वेशन नंबर 23 से देख लो, सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर, ये वाला है, ये रख दिया यहाँ पे। अल्फा डॉट पी की जगह भी मैं समझाऊंगा ये कैसे आ गया। और साई तो एच के बाहर है, साई, ये साई दोनों तरफ बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में वाली टर्म आ जाएगी ये वाली और ये वाली। तो ये जो इक्वेशन नंबर 23 है इसमें पी को क्या ले लिया? पी ऑपरेटर है तो ऑपरेटर को ले लिया माइनस आई एच क्रॉस डेल, ये होता है पी ऑपरेटर। तो इक्वेशन नंबर 23 में पी की ये वाली वैल्यू रख दी है और एच साई लगा दिया है, आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू कैपिटल एच साई, ये वैल्यू रख के। तो इक्वेशन 24 आ गई। यहाँ पे एच को कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है ये तो हमें पता ही है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब इक्वेशन 22 को अगेन जे की फॉर्म में अगर लिखना है, 22 इक्वेशन दिखाते हैं कौन सी है। ये इक्वेशन 22 है, ये सी अल्फा डॉट पी या 21 या 23 एक ही बात है। 21 23 23 एक ही सेम इक्वेशंस लिख रखी है मैंने। तो इनमें से इस इक्वेशन को जैसे 22 मैंने कह दिया है, 22 को आप कैसे लिख सकते हैं? 22 को ऐसे लिख सकते हैं, क्या था? अल्फा डॉट पी था, अल्फा डॉट पी। और
अगर समेशन लगा दें तो हो जाएगा α1 P1 प्लस α2 P2 प्लस α3 P3। Px Py Pz को क्या कह दिया, P1 P2 P3 कह दिया, एक ही बात है, या मैंने नीचे लिख भी दिया है। तो क्या बन जाएगी, टर्म ये बन जाएगी, या मैंने नीचे लिख दिया Px इजकल टू P1 Py इजकल टू P1 Pz इजकल टू P3 लिख दिया यहाँ पे। और P4 की क्या वैल्यू होगी, P4 की वैल्यू थी IE/C, आपको पता है। तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 26 का स्क्वायर, ये h स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, इसका h का स्क्वायर। तो देखो ये है 26 इक्वेशन, देखो a प्लस बी, और a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये ऑपरेटर फॉर्म में है, ध्यान रखिएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, ऐसे लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा ऑपरेटर a स्क्वायर प्लस ऑपरेटर b स्क्वायर प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट ए, इस फॉर्म में आएगा। तो देखो a स्क्वायर कौन सी टर्म आ गई, चलो पहले b स्क्वायर देख लेते हैं। अब a स्क्वायर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी आपको बताऊंगा। b स्क्वायर कौन सी टर्म है, ये था b, ये रहा b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया m नॉट स्क्वायर C4 बीटा स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया। दूसरी टर्म होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a डॉट बी डॉट ए, ठीक है। a डॉट बी और b डॉट ए कौन सा हो गया, ये रही a डॉट बी और b डॉट ए, ये होगी a, ये था पहले वाली टर्म, और b ये थी, ये है a और ये है b, a डॉट बी और b डॉट ए ये वाली टर्म हो गई, तो ये भी सही हो गई। b स्क्वायर ये हो गई, a डॉट बी डॉट ए ये हो गई। अब केवल a स्क्वायर बचा, a स्क्वायर माने क्या हो गया, केवल इस टर्म का स्क्वायर बचा। इस टर्म के स्क्वायर को सीधा ये लिख सकते थे वैसे तो, ये लग रहा होगा आपको इसका स्क्वायर है, लेकिन बेटा ये इसका स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें अल्फा जे और क्या है पी जे, अल्फा जे और पी जे। तो ऐसे होगा, इसमें अल्फा जे पी जे मल्टीप्लाई बाई डॉट प्रोडक्ट विद अल्फा के पी जे, इस तरह से। पी के इस तरह से होगा कुछ, एक टर्म याद रहेगी। ये क्या है, ये वाली टर्म जो पहली वाली टर्म है ये लिखी गई है व्हेन के नॉट इक्वल टू जे, ये पहली वाली टर्म। और दूसरी वाली टर्म जो आगे गोला लगा हुआ है, दोबारा लिख देते हैं, ये अल्फा स्क्वायर लेना है, ये पूरा अल्फा स्क्वायर है जिसका मैंने अंडरलाइन किया है। ये वाली टर्म कैसे करस्पॉन्ड कर रही है अल्फा स्क्वायर में, ये कर रही है मतलब ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है ना, ए इंटू ए, तो ये ए इंटू ए को कौन सी टर्म को करस्पॉन्ड कर रही है, व्हेन जे नॉट इक्वल टू के। और ये वाली टर्म कैसे, आगे वाली कैसे कर रही है, व्हेन जे इक्वल टू के, यानी जे इक्वल टू के इक्वल टू जे, इस रकम कर रही है। तो उस प्रोडक्ट को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया, सेम प्रोडक्ट था, उस सेम दो पार्ट में तोड़ लिया कि व्हेन जे नॉट इक्वल टू के, व्हेन जो जे इक्वल टू के। तो इसलिए दो टर्म मिल गई यहाँ पर, इसका जो स्क्वायर है वो ये आ गया। ये क्वेश्चन होगा 27। अब इक्वेशन 25 और 27 कंसिस्टेंट कब होंगी, एच स्क्वायर की वैल्यू 25 का है, ये रही, दिखा देते हैं। इक्वेशन 25 एच स्क्वायर की वैल्यू है, ये रही, और ये भी क्या है, एच स्क्वायर की वैल्यू है, ये पूरी। ये दोनों कंसिस्टेंट कब होंगी, जब इनके कोफिशिएंट क्या कर दो, आइडेंटिकल टर्म्स के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो। तो जब आइडेंटिकल टर्म्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा अल्फा जे अल्फा के अल्फा जे 0, अल्फा जे बीटा प्लस बीटा अल्फा जे 0, अल्फा जे स्क्वायर इसको टू 1 और बीटा स्क्वायर इसको टू 1।
ये इक्वेशन मिल जाएगी। और देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया जे नॉट इक्वल टू के, इक्वेशन मिल गई। इन इक्वेशन नंबर डाल दिया 28 to 31। इक्वेशन 28 और 31 अल्फा और बीटा क्या है, मैट्रिसेस है। तो ये मैट्रिक्स रिलेशंस है। जब मैट्रिक्स रिलेशन है तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहे हैं, उनका सम हो रहा है, तो राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में जो ये है 0 0 1 1, ये भी मैट्रिसेस आएंगी। 0 नल मैट्रिक्स है और 1 क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। 1 इज यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। और तो ये 0 ये 1 ये 1 ये 1 1 1 क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। और 0 क्या है, नल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स रिलेशन है बेसिकली सारे। यहाँ मैं थोड़ा सा नोट लिख रखा है, ये अल्फा बीटा ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेटर्स को हमेशा मैट्रिक्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने नोट लिख रखा है कि ऑपरेटर्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई मैट्रिसेस। ये हमने बीएससी में पढ़ाया था आपको, और एमएससी में भी पढ़ा चुके हैं बहुत ढंग से। अब इक्वेशन 29, इक्वेशन 29 को आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा जे बीटा प्लस बीटा अल्फा जे इक्वल टू 0 था। तो इक्वेशन 29 को आप कैसे लिख सकते हैं, अल्फा 1 बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा अल्फा 1। इस अब थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन लगानी है। इसे अल्फा 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट साइड से। जब इसे लेफ्ट साइड से अल्फा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगी अल्फा 1 बीटा, और राइट साइड आ जाएगी अल्फा 1 बीटा अल्फा 1। अल्फा 1 बीटा हो जाएगा अल्फा 1 स्क्वायर बीटा, और इसे ऐसा लिख लिया यहाँ पे। लेकिन इक्वेशन 30 से हमें पता है अल्फा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये वाली वैल्यू क्या है, 1 है, इक्वेशन 30 से पता है। तो इससे क्या गया, बीटा इज इक्वल टू दिस आ गया। अब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, या मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो ट्रेस ऑफ बीटा अगर करें इस इक्वेशन से, आपने लिख लिया बीटा इज इक्वल टू ये आ गया। तो इस इक्वेशन से अगर ट्रेस ऑफ बीटा करें, ट्रेस लगाएं दोनों तरफ, तो ट्रेस ऑफ बीटा ये आ गया, ट्रेस ऑफ दिस ये आ गया। अब ऑर्डर बदलने पर ट्रेस का कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे अल्फा 1 ट्रेस अल्फा 1 बीटा अल्फा 1 विल बी इक्वल टू ट्रेस अल्फा 1 बीटा विल बी इक्वल टू ट्रेस अल्फा 1 स्क्वायर बीटा। और अल्फा 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो ट्रेस ऑफ बीटा आ जाएगा। तो ट्रेस ऑफ बीटा इज इक्वल टू माइनस ट्रेस ऑफ बीटा आ गया। ये मैंने लिख भी दिया, बिकॉज ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए होता है। इस देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए अल्फा 1 बीटा अल्फा 1 विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ अल्फा 1 बीटा। तो ये आ गया कि ट्रेस ऑफ बीटा इज इक्वल टू माइनस ट्रेस ऑफ बीटा। इट मीन्स ट्रेस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसे लेफ्ट साइड में लिया हो, एडिशन हो जाएगा, ट्वाइस ट्रेस ऑफ बीटा हो जाएगा। ट्वाइस ट्रेस ऑफ बीटा क्या, 0। तो ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स ट्रेस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम 29 या 32 इक्वेशन से प्रोसीड करेंगे और उसे बीटा से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिल जाएगा ट्रेस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। ट्रेस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 मिल गया, ट्रेस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 मिल गया। लेकिन आपको पता है कि ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। एंड फ्रॉम इक्वेशन 30 एंड 31 हमें पता है कि आइगन वैल्यूज क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस 1 होगी। क्यों, क्योंकि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 1। ऐसे बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 1। तो आइगन वैल्यू क्या होंगी, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आइगन वैल्यूज तो प्लस माइनस 1 होंगी। आइगन वैल्यूज डायगोनल में आती हैं, यूनिट जब उसे यूनिट मैट्रिक्स बना देते हैं, जब सारे एलिमेंट खत्म कर देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स बना देते हैं, तो डायगोनल में आइगन वैल्यू आती हैं। और ट्रेस उनका आ रहा है दोनों मैट्रिक्स का 0, यानी डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या आ रहा है, 0। और डायगोनल में एलिमेंट्स जो होंगे वह या तो +1 होगा या -1 होगा, क्योंकि डायगोनल में
केवल आइगन वैल्यूज़ आती हैं, और हमारी आइगन वैल्यूज़ क्या है, केवल प्लस और -1 है। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट में जितनी बार +1 आएगा उतनी बार ही -1 भी आएगा। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन निकलता है कि हैंस ईच ऑफ द मैट्रिसेस मस्ट बी ऑफ इवन डायमेंशंस। और डायमेंशन क्या मानी, कैपिटल N। तो कैपिटल N क्या होगा, इवन होगा। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस इवन नंबर आने चाहिए दोनों के, मतलब बराबर आने चाहिए, तभी तो उनका सम 0 होगा। दूसरी बात, N कैन नॉट बी 2। जो डायमेंशन है स्क्वायर मैट्रिक्स का वो 2 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी अल्फा और बीटा मैट्रिसेस बनी है, और अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और बीटा 4 मैट्रिक्स बननी है, 1 2 3 4, और चारों इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स बननी है। हमें चारों क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट मीन्स नॉन कम्यूटिंग मैट्रिक्स चाहिए 4। और अगर हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 ले लें तो 2 × 2 ऑर्डर से केवल मैक्सिमम 3 इंडिपेंडेंट नॉन कम्यूटिंग मैट्रिक्स बन सकती हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस। तो अगर हम 2 में नहीं बना सकते तो हमें अगला ऑर्डर क्या लेना पड़ेगा, 4। डायमेंशंस क्या लेनी पड़ेगी, 4/4। क्यों? क्योंकि हमारा जो आइगन वैल्यू है वो जितनी बार +1 आ रही है उतनी बार -1 आनी चाहिए, या फिर इवन नंबर में आना चाहिए। तो हमारे पास केवल सॉल्यूशन है 4/4 मैट्रिसेस का ऑप्शन बचा। अब हम कैसे लें? सबसे आसान है पॉलीस्पिन मैट्रिसेस। हमें पता है पॉलीस्पिन मैट्रिसेस सिग्मा X, सिग्मा Y, सिग्मा Z ये होती हैं, और वो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करती हैं, ये। और हमारी अल्फा बीटा मैट्रिसेस भी यही सेटिस्फाई कर रही हैं। लेकिन पॉलीस्पिन मैट्रिसेस मेरे गले में क्या हो गया, लेकिन पॉलीस्पिन मैट्रिसेस क्या है, मैक्सिमम 3 है। और पॉलीस्पिन मैट्रिसेस ये सारे रिलेशन सेटिस्फाई करती हैं जो हमारी अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अल्फा बीटा हमारी पॉलीस्पिन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिया जा सकता है, लेकिन हमें चाहिए 4। तो कैसे लेंगे? तो ये चीज देखते हुए कि अल्फा बीटा मैट्रिक्स का ऑर्डर 4/4 होगा, हम इस तरह से ले सकते हैं कि अल्फा 1 0 सिग्मा X, सिग्मा X 0। पिछले अभी दिखाया था सिग्मा X क्या था, पॉलीस्पिन मैट्रिक्स सिग्मा X क्या थी, सिग्मा X थी 0 1 1 0। तो इस फॉर्म में लिया जा सकता है पॉलीस्पिन मैट्रिक्स को। अल्फा 1 को हम ले सकते हैं 0 सिग्मा X, सिग्मा X 0, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 40। इसी तरह से अल्फा 2 को 0 सिग्मा Y, सिग्मा Y 0। इसी तरह से अल्फा 3 ले सकते हैं, और इसी तरह से बीटा ले सकते हैं, ये 1 0 0 -1। ये भी यूनिट मैट्रिक्स है 1। तो 1 मीन्स 1 0 0 1, -1 मीन्स -1 0 0 -1, ये। तो ये बीटा की वैल्यू होगी। इस तरह से मैट्रिक्स, ये हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट करने का। और इनसे हम ढंग से देख भी सकते हैं कि हमारा अल्फा स्क्वायर बना रहा है, बीटा स्क्वायर बनाएगा, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और क्या क्या रिलेशन आएंगे, ये 0 आ रहा है, ये सारे वो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं जो हमें अल्फा बीटा के लिए चाहिए। या इन जनरल हम अल्फा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन जनरल हम अल्फा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फा इक्वल टू 0 सिग्मा सिग्मा 0, क्योंकि अल्फा 1 क्या था, 0 सिग्मा X, सिग्मा X 0, इस तरह का था, इस तरह का था। तो जनरल X इस तरह से ले सकते हैं हम। ये भी बहुत आराम से देख सकते हैं दैट अल्फा जे डेगर इज इक्वल टू अल्फा जे आएगा, और बीटा डेगर इज इक्वल टू बीटा आएगा। ये हम निकाल कर देख सकते हैं इन अल्फा बीटा मैट्रिसेस से। यानी अल्फा बीटा मैट्रिसेस क्या होंगी, हर्मिशियन होंगी। इक्वेशन 24 को थोड़ा सा चेंज करके हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज नहीं करना, मतलब
इक्वेशन 24 को रीराइट कैसे लिख कर सकते हैं हम, इस फॉर्म में कर सकते हैं। इसमें हमने क्या अंतर किया है, इक्वेशन 24 में लेफ्ट साइड में आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी था, तो इसे हमने x4 की फॉर्म में लिख लिया। इक्वेशन 24 में हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 24 में एक्स आई सी टी, जो डेल बाई डेल टी था ना, टी था वहां पे, उसे इस फॉर्म में लिख लिया x4 आई सी टी, और डिवाइड कर दिया h क्रॉस बाई सी से। इक्वेशन 24 को, x4 को आई सी टी ले लिया, इक्वेशन 24 को हम कैसे लिख दिया हमने, इक्वेशन 24 को हमने ऐसे लिख दिया, यह आ गया इक्वेशन 24। तो अब इसे हमने लेफ्ट साइड से बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को जो अभी हमने ऑप्टेन करी 24 को रिराइट किया है, तो आपको मिलेगा ये मिल जाएगा, बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये मिल जाएगा सर। और आप देख लेंगे बीटा स्क्वायर क्या है, 1 है। बैक पेज पे आते हैं, दोबारा आते हैं उस पेज पे, पिछले वाले पेज पे, ये कैसे मल्टीप्लाई किया है, बीटा से मल्टीप्लाई किया है। देखिए इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को बीटा से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे जब बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, उसे रख देंगे 1, यहाँ बीटा अल्फा आ जाएगा, ठीक है ना, बीटा आ जाएगा, यहाँ पे बीटा आ जाएगा लेफ्ट साइड में। तो आगे बढ़ते हैं, तो बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, और आपको ये मिल गई, ये इक्वेशन मिल गई, बीटा स्क्वायर 1 रख दिया। अब नया एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, नई वेरिएबल क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ मैट्रिक्स डिफाइन करनी पड़ेगी। हमने न्यू मैट्रिक्स डिफाइन करी गामा, हमने लिए गामा जे इज इक्वल टू आई बीटा अल्फा जे। बीटा मैट्रिक्स है, अल्फा जे मैट्रिक्स है, और दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी मैट्रिक्स आएगा, इसलिए उसे गामा मैट्रिक्स मान लिया, और गामा 4 इज इक्वल टू बीटा मान लिया, और कपा इज इक्वल टू एम नॉट सी बाई एच क्रॉस मान लिया। 3 चीजें मान ली हमने, क्या क्या मानी, गामा जे इज इक्वल टू दिस, गामा 4 इज इक्वल टू बीटा, एंड कपा इज इक्वल टू एम नॉट सी बाई एच क्रॉस, जहाँ जे क्या है 1 2 3। तो इक्वेशन 45 को हमने कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन 45 को ये सारे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम ऐसे लिख देंगे, गामा म्यू दिस प्लस कपा साई इज इक्वल टू 0। साई राइट हैंड साइड में ले लेंगे सारी तीनों टर्म्स में से, और ये दोनों टर्म कंबाइन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। गामा जे इज इक्वल टू क्या हो गया, आई बीटा अल्फा जे, तो देखो यहाँ पे भी गामा आएगा, और बी गामा 4 इज इक्वल टू बीटा, यहाँ गामा 4 आएगा, यानी पहली टर्म में, दोबारा समझिए इस बात को, पहली टर्म में गामा 1 गामा 2 गामा 3 आएगा, और इस टर्म में क्या आएगा, गामा 4, और यहाँ पे जो डेल्टा है, ये जो डेल्टा है ये क्या है, ये डेल्टा है डेल बाई डेल x1, डेल बाई डेल x2, और डेल बाई डेल x3, 3 है, और यहाँ पे जो है डेल बाई डेल x, डेल साई बाई डेल x4 है, तो बात एक ही है। तो ये भी डेल बाई डेल x है, ये पूरा क्या बना, गामा 1 गामा 2 गामा 3 इंटू डेल बाई डेल x1 गामा 2, यह क्या बना, पहला वाला गामा 1 डेल बाई डेल x1
गामा 2 डेल बाई डेल एक्स 2, गामा 3 डेल बाई डेल एक्स 3, और दूसरी टर्म क्या बनी, ये वाली टर्म क्या बची, गामा 4 डेल बाई डेल एक्स 4। तो बात तो एक ही है, तो उसे कंबाइन करके यहाँ लिख दिया, यानी इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके हमने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया। और लास्ट वाली टर्म क्या होगी, कपा, ये कपा साइज इक्वल टू 0, इसे कह दिया क्वेश्चन नंबर 49। हम इसे समेशन को ड्रॉप भी कर सकते हैं रिपीटेड इंडेक्स पे, जो नहीं आप समेशन हमेशा दिखाएं, अंडरस्टूड है कि म्यू है यहाँ पे। तो एक जनरल इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, गामा म्यू डेल बाई डेल एक्स म्यू कपा साइज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को फिर माइनस आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा। फिर अगेन कपा की वैल्यू रख दीजिए, कपा की वैल्यू रख दीजिए, कपा की वैल्यू क्या थी, एम नॉट सी बाई एच क्रॉस, जब रखेंगे तो आई एम सी बन जाएगा। और गामा म्यू आ गया माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स पी होता है, तो माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स म्यू को क्या कह दिया, पी म्यू कह दिया। ये दोनों इक्वेशन 49 और 51 ये कोवेरिएंट फॉर्म्स हैं ड्रैक इक्वेशन की, क्योंकि ड्रैक इक्वेशन में जो ऑपरेटर हैं वो 4x4 मैट्रिसेस के होते हैं, ड्रैक ऑपरेटर्स। तो ऑपरेंड भी 4x4 मैट्रिक्स का होना चाहिए, नहीं उसमें भी 4 कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो साई को कौन सी फॉर्म सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये वाली, क्योंकि ड्रैक मैट्रिक्स क्या है, 4x4 मैट्रिक्स है, और ऑपरेंड जो उस पर ऑपरेट किया जा रहा है, ऑपरेट माने जिस पे वो ऑपरेटर ऑपरेट किए जा रहे हैं। दोबारा दिखाते हैं आपको, ये गामा किस पर ऑपरेट कर रहा है, साई पे, और गामा में क्या इन्वॉल्व है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा किस पे ऑपरेट किए जा रहे हैं, साई पे ऑपरेट किए जा रहे हैं, और अल्फा बीटा क्या है, 4x4 मैट्रिक्स है अल्फा और बीटा। इसका मतलब साई की फॉर्म क्या होनी चाहिए, साई की फॉर्म भी ये होनी चाहिए। और इक्वेशन एस साई इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी क्या नहीं चाहिए, एस साई इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी डेल बाई डेल टी अंदर ले लो तो आई एच क्रॉस ऐसा जाएगा डेल साई बाई डेल टी डेल साई 2 बाई डेल टी डेल साई 3 बाई डेल टी, इस तरह से आ जाएंगे इक्वेशन। तो ये सारा था ड्रैक इक्वेशन के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी और करंट डेंसिटी डिस्कस करेंगे ड्रैक इक्वेशन की हेल्प से, कि ड्रैक इक्वेशन जो है उससे प्रोबेबिलिटी और करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे। आपको पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्टार साई होती है ना, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं।